चलिए चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए नरेंद्र अकाडमी पे जबरदस्त वीडियो आया है पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू है जो कि टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे। ऐसे टारगेट तो 2000 क्वेश्चन का है और 2000 ही करूंगा क्योंकि पोस्ट में मैंने कर चुका हूं। तो अभी जहां तक हो सकता है टोटल कोशिश करूंगा 1000 तक का क्वेश्चन। पीडीएफ बन चुका है। बस आप देखते रहिए और बताइए कि क्या एमसीक्यू में आपको आपके लायक एग्जाम के लायक क्वेश्चन है कि नहीं। मैंने सारे क्वेश्चन को दिया है, एक एक पॉइंट को दिया है, एक एक चीज को मैंने घुसाया है। मतलब जितने भी आज तक के पॉलिटी में है, संघ से लेके अंतिम राज्य तक चलेंगे, पंचायत तक चलेंगे, ग्राम तक चलेंगे, लेकिन खत्म करेंगे। तो बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। सब होंगे, एमसीक्यू एक एक होंगे। और अंत में जब वीडियो बनेगा वो सिर्फ अनुच्छेद का बनेगा जो कि आपके लिए होगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए एमसीक्यू की तैयारी करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। बताइए। यूनियन से सवाल है आगे। यूनियन टेरिटरी से जो सवाल सबसे पहला चैप्टर यही है, उसी से सवाल बना है। बताइए, बताइएगा, प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो हम बताएंगे टोटल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये सवाल आपके स्क्रीन पर था। दूसरा सवाल आप बताइए। दूसरा सवाल है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद हैं, आर्टिकल मतलब हैं। बताइए। तो हम जानते हैं अगर मूल संविधान के कुल अनुच्छेद पूछ रहा है तो हम बताएंगे 395 बता देंगे। कितना बताएंगे? 395 बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। सिर्फ एमसीक्यू करूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, याद रखिएगा। अगर डिटेल जाना है तो एनसीईआरटी का वीडियो देख लीजिए। और आ रहा है, थ्योरी भी आ रहा है। पॉलिटी का 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। तीसरा प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है। बताइए। अनुच्छेद अगर आर्टिकल 1 देख रहे हैं, उसके अनुसार हमारा भारत क्या है। प्लीज कमेंट करेंगे तो हम इसका भी बताएंगे। ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेट है ना, राज्य है इसलिए। चलिए चौथे प्रश्न को देखिए। ये सब इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। बताइए चौथे प्रश्न। किस प्रकार की व्यवस्था में राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। बताइए। किस प्रकार की व्यवस्था में राज्य जो है आसानी से अलग हो सकते हैं। बता दीजिए। हम चाहते हैं कि आप बताएंगे। तो हम जानते हैं परिसंघ का नाम सुने हैं, परिसंघ का नाम सुने होंगे, जिसे हम कन्फेडरल क्या बोलते हैं। बता दीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए कि किस प्रकार की व्यवस्था में राज्य आसानी से अलग हो सकता है। क्या आंसर सी सही है? बी सही है? बताइए। तो सी जो है इसका सही होगा, जिसे हम परिसंघ बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे हिंदी में तो दिया नहीं, इंग्लिश में तो इसे क्या बोलेंगे? कन्फेडरल। याद रखिएगा, कन्फेडरल बोल देंगे, जिसे हम हिंदी में परिसंघ बोलते हैं। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलेंगे। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ एमसीक्यू चल रहे हैं, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल के लिए वीडियो दिया हुआ है। और ये खान सर का बुक का एक बनाया हुआ वन लाइनर का एमसीक्यू है जो कि 2000 का सीरीज है। इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चलेंगे और इसी का साइंस भी चलेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है अमेरिका, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण है। बताइए। अमेरिका, यूएसए, जो अमेरिका है यूएसए को कहते हैं, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण है। बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट करेंगे। पांचवें प्रश्न का आंसर का जवाब आपके स्क्रीन पर है, प्लीज कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा आप? बी। क्या बोलेंगे? फेडरेशन बोलेंगे, जिसे हम संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघ। अमेरिका का जो व्यवस्था है वो संघ है, ऐसे बोल दीजिए। चलिएगा छठे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न को बताइए। छठा प्रश्न है भारत के बाहर स्थित किसी देश या टुकड़े को जो है भारत में मिलाने का अधिकार किसे है। बताइए। भारत के बाहर स्थित किसी देश या टुकड़े को भारत में मिलाने का अधिकार किसे है। बताइए किसे है? क्या राष्ट्रपति को है,
प्रधानमंत्री को है, संसद को है या सर्वोच्च न्यायालय को है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप भी जानते हैं कि ये जो छठे प्रश्न का आंसर का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट को है, संसद को ये काम है। क्लियर हो गए? ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे चलेंगे, सातवें प्रश्न की बात करेंगे। सातवां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। सातवां प्रश्न है, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए संसद को किसकी पूर्व अनुमति या सूचना आवश्यक है? बताइए, प्लीज कमेंट करिएगा। मतलब विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो बताइए पार्लियामेंट का क्या काम है, कौन सी अनुमति की आवश्यकता है? बताएंगे। क्या राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी, क्या राज्यपाल की आवश्यकता होगी, किसकी होगी? सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं भाई राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता? राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी। आगे चलेंगे, आठवें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आठवां प्रश्न है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया? सबसे पहले सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, बाद में ये राज्य बनेगा। तो आगे बताइए, सह राज्य बनाया गया तो कब बनाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? अगर मेरा संशोधन का और अनुच्छेद का अगर एमसीक्यू देख चुके हैं, पूरा टोटल जो मैंने बनाया है, तो आपको ये आसानी से टिक लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, उसमें डिटेल मैंने बताया था। तो बताइए, तो हम जानते हैं 35वां जो संविधान संशोधन है उसकी बात होती है, लेकिन आपके अनुसार क्या आंसर होगा बताइए? जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ये बात समझते हुए आंसर का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे आठवें प्रश्न का जवाब अगर आपसे पूछे तो 35वां संविधान संशोधन 1974 बता देंगे, मतलब 1974 बता देंगे। क्लियर हो गए? चलिए, अगर मान लीजिए नौवें प्रश्न की बात करें, नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नौवां प्रश्न है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया, बताइए इसका आंसर जवाब देंगे। तो कब बना था 22वां राज्य? हम मानते हैं 1974 में इसका नाम आया सह राज्य के रूप में सिक्किम का, लेकिन बना था 1975 में। तो 1975 ऑप्शन नंबर यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 16 मई 1975। ठीक है, 1975 बता देना है। नौवें प्रश्न का आंसर का जवाब आपके स्क्रीन पर है बी। चलिए 10वें प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है? बता दीजिए कि अनुच्छेद के तहत कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके जो तहत है संसद जो है, मतलब पार्लियामेंट जो है, राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है? उसका जवाब दीजिए, आपके स्क्रीन पर है। 10वें प्रश्न का जवाब हम जानते हैं आर्टिकल 3 की बात करता है, अनुच्छेद 3 में बात करता है। ये भी आपको आ चुका है। आगे भी बात करें और समझते हुए चलते हैं, 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। 11वां प्रश्न है, 11वां बोलता है कि क्या संसद को किसी राज्य का नाम बदलने के लिए उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है? क्या? हाँ में बोलिए, नहीं में बोलिए, या केवल विशेष परिस्थितियों में बताइए, या अनिवार्य बताइए। क्या इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा? क्या पार्लियामेंट जो है किसी राज्य का अगर नाम बदलना चाहता है तो क्या उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता है कि नहीं है? बताइए। अभी संसद कर रहा है, आपको लगता है कि आवश्यकता होनी चाहिए? हमें तो नहीं लगता, आप बता दीजिए। तो हम बताएंगे नहीं, आवश्यकता क्यों है, नहीं है राज्य की आवश्यकता। चलिए ये बात हो गई। चलिए कुछ ज्यादा ही फनी नहीं बोल दिया मैंने, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए 12वें प्रश्न की बात करें। संविधान किसे कहते हैं? प्लीज कमेंट करेंगे। संविधान किसे कहते हैं? आपके लिए ये सवाल है और इस चार ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो चार ऑप्शन के हिसाब से आपको संविधान किसे कहेंगे? सभी के लिए बराबर कानून है, यही कहेंगे। हमें तो यही लगता है, लेकिन आप बताइए क्या कहिएगा। तो 12वें प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए बराबर कानून है, यही संविधान है। चलिए और भी डिटेल है बाद में करेंगे। 13वें प्रश्न की बात करें। 13वां प्रश्न है कि भाई, तो बढ़िया से यूनियन ऑफ स्टेट, तो इंडिया दैट इज भारत,
शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यह जो है किस अनुच्छेद में लिखा गया है, मतलब किस आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। बताइए कहाँ लिखा गया, किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई। तो अरे भाई 13वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तो यूनियन स्टेट जो आता है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में ही तो आता है, अनुच्छेद 1 में आता है। चलिए अब हो गए 13वें प्रश्न आ गए, अब 14वें प्रश्न आ जाएंगे। 14वें प्रश्न क्या है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। अरे भाई, अगर मान लीजिए पूर्ण राज्य बनाना है, आगे तो सह राज्य के लिए 35वां था, तो पूर्ण राज्य के लिए कौन सा होगा बताइए तो, बताएंगे। तो हम जानते हैं कि 35वां संविधान संशोधन जो 1974 हुआ था, उसमें सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। लेकिन आगे चल के 36वां जो संविधान संशोधन बना, जो 16 मई 1975 को हुआ, उसमें भारत को जो है 22वें राज्य के रूप में, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित कर लिया गया। तो 36वां संविधान संशोधन 1975, है ना। और कब बन गया, 16 मई को, याद रखिएगा। सिक्किम की बात हो रही है। अब चलिए, अब आ गए हम लोग 15वां प्रश्न, जो कि हम परिसंघ की बात करेंगे। परिसंघ को कन्फेडरल बोलते हैं, ठीक है। कन्फेडरल के बारे में क्या सत्य है, मतलब परिसंघ के बारे में क्या सत्य है, बता दीजिए प्लीज, बताइए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। और याद रखिएगा, एक एक चीज अगर निष्कर्ष वाला भी क्वेश्चन आए, अगर आप ये देख के जाते हैं तो आप आराम से टिक लगा के आइएगा। इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही कमजोर होता है। मैं बहुत ही मजबूत बता रहा था इसे, परिसंघ जो है बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है। तो इसे हम इट इज अ वेरी वीक बोलते हैं, वीक माने कमजोर। चलिए आगे चलिए, 16वां प्रश्न है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 की बात करें, का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो अनुच्छेद 2 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, और उसका एक उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा उदाहरण होगा, बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। तो हम बताएंगे सिक्किम सबसे बड़ा उदाहरण है भाई, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में ये राज्य बना था, 22वां राज्य बन चुका था, और ये 16 मई 1975 में इसकी पूर्णतः राज्य के रूप में इसे दर्जा भी मिल गया था, मतलब स्थापना हो गया था। ये अब जान गए। और भी बहुत कारण हैं जो कि हम जानते हैं, आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम की बात करते हैं, ये भी हम जानते हैं। आर्टिकल 2 के बोल दीजिए, जोड़ा गया था इसको राज्य बनाने के लिए, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 2 इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे चलेंगे, 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है कि भाग 1 मतलब पार्ट 1 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 1 के तहत कौन से जो है अनुच्छेद आते हैं, बताइए। भाग 1 की बात हो रही है, तो भाग 1 में अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 1 से 4 तक की बात करता है ना। 1 से 4 तक की बात करता है भाग 1 में, क्योंकि इसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है, तो 1 से 4 तक की बात करता है। ये आर्टिकल हम जानते हैं। भाग 2 में हम जानते हैं, भाग 2 कहाँ से चला जाएगा, 5 से 11 चला जाएगा, है ना, उसी तरह। चलिए 18वें प्रश्न है, सब क्लियर करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, ये सारा क्वेश्चन डाल चुका हूँ इसमें। आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का लेवल है। और ये सिर्फ खान सर के बुक का ही एमसीक्यू तैयार किया हूँ, मतलब खान सर का बुक है ऑनलाइन, उसका एमसीक्यू मैंने तैयार किया है। बहुत 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 ही खूबसूरत है, आप देखिएगा। खाली खान सर का बुक रख लीजिए, जो पोस्ट में मैं कर रहा हूँ किताब, और उस पोस्ट को आप सामने किताब करिए, ऑनलाइन है, और उसका क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन हर सीरीज का बनाया हूँ, जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। 18वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के परिवर्तन के समय राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, बताइए। आर्टिकल 3 के अनुसार राज्यों के परिवर्तन के समय राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, प्लीज कमेंट करेंगे। तो भूमिका की अगर बात करें हम लोग, तो इनकी भूमिका जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी अनुमति ली जाती है, ये बात तो सत्य है ना, इनकी अनुमति ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि उसकी पूर्व सूचना या अनुमति ली जाती है, किनसे, राष्ट्रपति से। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आर्टिकल 3 की अगर लागू करने की बात होगी तब, अब बात करते हैं, यही चीज हम चलते हैं 19वें प्रश्न। भारतीय संविधान की जो है किताब में, मतलब टॉपिक
को क्या कहा जाता है? टॉपिक को क्या कहते हैं? किताब में जो टॉपिक है, टॉपिक बताइए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कहते हैं। चलिए 20वां प्रश्न है और एक सीरीज का 20 क्वेश्चन जो बनाया हूं मैं वो खत्म होगा, फिर 21 चलेंगे। 20वां प्रश्न है कि भारत जो है यूनियन है, भारत यूनियन है मतलब संघ है। इसका मुख्य अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मुख्य अर्थ क्या है? ये सब शब्द आप सुने हैं, भारत यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो यूनियन जो है इसका क्या मुख्य अर्थ क्या होगा? इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो आप बता दीजिएगा, हम जानते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता, उसी को हम यूनियन कहते हैं। सही बात है, एक राज्य मिलकर ही तो बना है भारत। सभी राज्य मिलकर बने हैं तो यूनियन होगा, तब ना सभी राज्य में एकता होगी, तब ना संघ होंगे, तब ना। याद रखिए। चलिए, ये तो कॉमन बात है। चलिए 21 सवाल है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य किया जो गठन है कब हुआ था? बताइए, मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? ये हमें बता देंगे। तो हम बताएंगे 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को हुआ था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, वो भी मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। ये बात तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए आगे भी बात करें, 22वें प्रश्न की बात करें। तो 22वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड किस तारीख को बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश से अगर मान लीजिए हमारा उत्तराखंड अलग हुआ था, तो वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड, बन गया यूटी। चलिए ये मतलब यूके बन गया, यूटी मतलब उत्तराखंड, और यूपी से अलग हो गया। चलिए, और 1 नवंबर 2000 को अभी क्या पढ़े आप? तो हम पढ़े कि मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बन गया 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर को हो गया यूपी से उत्तराखंड, और यही 15 नवंबर 2000 को क्या होगा? बिहार झारखंड का अलग हो जाएगा। समझ गए? चलिए लीजिए 23वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 23वां प्रश्न क्या है सुनिए, कि बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ भाई? तो बिहार से झारखंड अलग अलग जो हुआ वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। क्लियर हो गए? 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया। ये हो गए। अब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? बहुत सिंपल जवाब बताइए। चलिए 22वें प्रश्न की बात करेंगे। 24वें प्रश्न, सॉरी 24वां प्रश्न। अनुच्छेद 4 के अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करने के लिए किसकी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है? बताएंगे। अनुच्छेद 4 के अनुसार मतलब आर्टिकल्स 4 के अनुसार बता दीजिए, संसद द्वारा जो अनुच्छेद 2 है और 3 का प्रयोग करने के लिए किसकी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? बता दीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो हम बताएँगे कि अगर मान लीजिए जब संसद की बात हो, आर्टिकल 2 का अगर हम प्रयोग करेंगे, यानी कि किसी विदेशी राज्य को मिलाया जाए। अगर आर्टिकल 3 का हम अगर प्रयोग करेंगे, तो यानी किसी राज्य को तोड़ी गई, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये भी बात सही है। तो मतलब हमको राष्ट्रपति से जो अनुमति मिल रही है, इसमें उनकी भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गए? तो 2 और 3 में राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद संसद अपना काम कर लेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे और 25 सवाल की बात करेंगे। 25 सवाल क्या है? 25 है कि अनुच्छेद 368 मतलब 368, 368 के बाहर रखने का अर्थ क्या है? सोचिए 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसे बाहर रखने का अर्थ बताया गया है? क्यों ये बाहर रहता है? अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? तो हम बताएँगे आर्टिकल जो 368 है, इसे रखने का कारण यही है कि आर्टिकल 368 में रखे जो 368 में जो रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ज़रूरी है। समझ गए? अनिवार्य है। तो इम्पोर्टेंट तो आप समझ गए। अभी थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में। इसमें अनिवार्य है, नहीं कि अनिवार्य नहीं है।
इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। कौन से आर्टिकल में? 368 में। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? आवश्यक है, ज़रूरी है, ना ही है ये नहीं बोलिए, ठीक है? ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं ऑप्शन में गलती हो गया, ज़रूरी है, नहीं नहीं होगा, अवश्य एकदम ज़रूरी है, साइन ज़रूरी है, याद रखना है। अब ये हुआ था जानते हैं 24 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इसके बाद हुआ था, उससे पहले नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से अभी मान लीजिए सही है, साइन ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया। और भी बातें करें, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा हमको कन्फ्यूज़ किया था इसलिए मैं भी सोच में पड़ गया भाई क्या हुआ? चलिए 26 की बात करते हैं। 26 जो है अखंड भारत का पहला टुकड़ा कब और किससे जो किसके अलग होने से हुआ? भारत का पहला टुकड़ा कब और किस से होना चाहिए, किससे अलग हो होने से हुआ या अलग हुआ? बताइए। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, बताइए। तो हम बताएंगे पाकिस्तान वाली बात होती है। क्या ये पाकिस्तान वाली बात है? क्या और कुछ भी बात है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे नहीं, 1893 में अफगानिस्तान की बात करते हैं। अगर अखंड भारत का जो पहला टुकड़ा हुआ था, वो होता है 1893 में अफ़गानिस्तान, जो कि एक तरह से बहुत ही हम लोग के लिए, भारत के लिए इम्पोर्टेंट मानिए, अखंड भारत की भूमिका में। तो ये पहले हुआ था, उसके बाद ही कोई हुआ था। समझ गए? पहला टुकड़ा बताया जाता है। दूसरा टुकड़ा तो हम जानते हैं म्यांमार। दूसरा टुकड़ा कौन है बता दीजिए? तो दूसरा टुकड़ा है हमारा म्यांमार, जो 1935 में हुआ था। अखंड भारत की बात हो रही है। और तीसरा हम बताते हैं 1947, जो कि अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, ठीक है? ये पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है हमारा पाकिस्तान। चलिए, चौथा मान लीजिए बांग्लादेश, जो मान सकते हैं मान लीजिए। लेकिन चौथा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, याद रखिए पहला टुकड़ा, दूसरा म्यांमार, तीसरा पाकिस्तान। चलिए 27 सवाल है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सीमा रेखा को क्या कहा जाता है बता दीजिए। तो हम जानते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो खींची गई सीमा है उसे हम डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। क्या ये बात सत्य है बता दीजिए। यस, डूरंड लाइन। अब तो चला गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का कहिए। ये लेकिन बीच में आ जाता है कभी-कभी भारत अफगानिस्तान एकदम थोड़ा-सा है ना इसलिए। तो ये डूरंड रेखा दोनों में मान लीजिए सम्मिलित है। चलिए आगे चलते हैं 28 सवाल की बात करें। 28 सवाल है कि म्यांमार जो जिसे हम बर्मा कहते थे पहले, अभी भी बर्मा कह सकते हैं, भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? बताइए। म्यांमार भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? तो हम जानते हैं 1935 में हुआ था, 1935 में, क्योंकि 1893 में मतलब 1893 में अफगानिस्तान हुआ था और 1935 में जो है म्यांमार मतलब बर्मा, जो कि दूसरा था ये जब टुकड़ा हुआ था अखंड भारत का। चलिए, अशोक ने अखंड भारत बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बहुत सारे राजा ऐसे थे, अखंड भारत। चलिए 29 की बात करें 1947 में पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था? मतलब 1947 में जो विभाजन हुआ, किस आधार पर हुआ? ये बता दीजिए। क्या मुस्लिम पे, क्षेत्रफल पर, भाग पर या नदियों के आधार पर? बता दीजिए। 29 की बात करते हैं। तो ये मुस्लिम की जनसंख्या पर अलग हुआ था। ठीक है? ये मान के चलिए 1947 में यही है ही था, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से अलग बनाया गया पाकिस्तान। चलिए, ये हो गए। 30वां प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं जी? बता दीजिए। हम जानना चाहते हैं। 30 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम इसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। सही बात है, भारत और पाकिस्तान की बात करें रेड क्लिफ। चलिए, ये भी आसान है तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। 31 सवाल है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को क्या कहते हैं? अब भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है ये दुरंत, तो भारत मान लीजिए अफगानिस्तान बताइए या पाकिस्तान अफगानिस्तान बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान बताइए। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा किसका है? भारत चीन का लग रहा है, तो जीरो लाइन बताइए। इसका क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरो लाइन। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीरो लाइन। जीरो लाइन भी रेखा है।
32 सवाल की बात करें, आजादी के समय अंग्रेजों ने देसी जो रियासतों हैं या रियासत हैं को कितने विकल्प दिए थे, मतलब कितने विकल्पों में बांटे थे, बता दीजिए। तो हम बताएंगे 3 विकल्पों में बांटे थे। पहला, जो आजादी के समय जो अंग्रेज बांटे थे 3 रियासत में, पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक है, या भारत में मिल जाए एवं स्वतंत्र देश बना हुआ, ठीक है। 3 विकल्प दिए जिसमें स्वतंत्र देश हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आना चाहिए, वो आया। तो 3 रूप में बताया था, इसमें दिया था कि ऐसे रूप में बढ़ सकते हैं हम, लेकिन बंटना तो पड़ेगा। 33वां प्रश्न की बात करें, आजादी के समय भारत में कितनी देशी रियासत थी, कितनी देशी रियासत थी बताइए। तो आजादी के समय भारत में अगर देखा जाए तो 50, मतलब 50 बोल रहा हूँ, 552, मतलब 552 से अधिक देशी रियासत थे उस समय, ठीक है। समझ गए, 552 से अधिक, 552 से अधिक, बस इतना से ज्यादा मैं क्या बता। चलिए 33वां प्रश्न के लिए, 34वें प्रश्न की बात करें। 34वां प्रश्न है, रियासतों को मिलाकर जो यूनियन बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी बताइए, किसे दिया गया था, किसे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी बताइए भाई। रियासत को मिलाकर एक यूनियन बनाना है, संघ बनाना है, ये जिम्मेदारी किसे मिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे मिली थी बताइए। तो ये सरदार पटेल को मिला था। क्या बात सत्य है? एकदम सत्य है। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, और किए भी, भूमिका निभाई भी, नहीं तो हैदराबाद आज अपना नहीं होता। समझ गए, गलतियों की वजह से हैदराबाद चला जाता। बहुत सारे मतलब कारण है, एग्जाम्पल में हैदराबाद ये जीत पड़ा हुआ था नहीं, निजाम हैदराबाद। चलिए, आज जो हैदराबाद बना हुआ है वो नहीं रहता अगर होता। 35 सवाल की बात करें कि रियासतों के विलय में किन 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी बताइए। कौन से पीपल हैं भाई, किनकी रोल भूमिका ज्यादा थी, रोल किनकी थी, 3 लोगों की, बताइएगा। तो इन तीनों का रोल तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पटेल, नेहरू, गांधी। क्या ये बात सही है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो सरदार पटेल तो होंगे ही भाई, लेकिन इसमें और भी हैं। पटेल जी हैं, बीपी मेनन हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन। ये 3 की भूमिका थी। नेहरू जी या गांधी जी की वैसी कोई भूमिका नहीं थी। बनने के बाद नेहरू जी का भूमिका आया वो अलग बात है। गांधी जी हाँ आज़ादी करवाने की भूमिका थे, तो अलग अलग अपनी जगह पे रोल निभा रहे थे। लेकिन अगर इन 3 लोगों की अगर भूमिका नहीं होती तो आज हमारा भारत भारत नहीं होता। तो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिन मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो लॉर्ड माउंटबेटन तो ज्यादा क्या बोलते हैं, अच्छे शब्दों वाली उच्चारण क्या नहीं है। ये तो बंटवारा ऐसा किया कि एकदम गड़बड़ कर दिया। चलिए 36 सवाल की बात करते हैं। 36 सवाल है कि कौन सी रियासत अपने निजाम के कारण पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी, बताइए। कौन सी रियासत जो है अपने निजाम के कारण पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। और कौन मिलाएगा, हैदराबाद निजाम मिलाना चाहता पाकिस्तान में अपने निजाम के कारण। सोचिए कितना घटिया सोचता कि भारत में आज ये हैदराबाद टॉप में है, अच्छे से है। आज पाकिस्तान में जाता तो फिर ये भी भीख मांगता। तो सोचना चाहिए कि भारत में रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भारत माता की जय कहते रहिए, क्योंकि भारत ही हमारा सबसे नाजुक और हृदय से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। तो भारत भारत है भाई, भारत का इतिहास भी पलटो, अखंड है। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था। सोचिए, इसे जबरदस्ती कब्जा किया गया था, सैन्य अभियान चलाए गए थे, उसका नाम क्या रखा गया था, कौन? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, या मेघदूत, या शक्ति। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। समझ गए, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आगे चलेंगे, 38 सवाल आपके स्क्रीन पर है, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सरदार पटेल ने हैदराबाद में सेना को किस वेश में भेजा था, बताइए। सरदार जो पटेल जी हैं, उनका दिमाग देखिए कि हैदराबाद को कब्जा करना है, तो सेना सेना जो था उसी को भेष बदल दिए, और किस भेष में भेजे थे बताइए। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन जो पोलो हुआ था, अब पता है 17 सितंबर 1948 को भारत में मिलाया गया था हैदराबाद को, याद रखिएगा। तो जो सरदार पटेल है ना, पुलिस की वर्दी में सेना भेजा गया था, मतलब पुलिस की वर्दी में सेना भेजे थे।
समझ गए? पुलिस की वर्दी में, कि वहाँ के पुलिस जो थे वो समझे कि यार पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब सेना थे, सब जवान थे, पुलिस की वर्दी में भेजे थे। सोचिए, दिमाग लगाया, कब्जा कर लिया। चलिए 39 सवाल की बात करें। 39 सवाल क्या है कि हैदराबाद को आधिकारिक रूप से भारत में कब मिलाया गया? तो हैदराबाद को आधिकारिक रूप से कब मिलाया गया? बताइए, बताएँगे जोश और एनर्जी के साथ। तो 17 सितंबर 1948, 1948 को मिला दिया गया था, 1948 में। 47 में आज़ादी हुआ था, तो 48 में बदमाशी कर रहा था, तो मिला दिया गया। चलिए 40वां प्रश्न और अंतिम, इसका जो पेज का जो है, संघ का पहला पेज का, वो खत्म होगा। तो अखंड भारत से अलग होने वाला तीसरा टुकड़ा कौन सा था? तो तीसरा टुकड़ा हमारा पाकिस्तान था, जो कि 1947 में था। हमारा पाकिस्तान मतलब मेरा भारत ही था, मेरा पाकिस्तान। लेकिन चाहिए पाकिस्तान मिल गया किसी और को, तो इसलिए दुश्मन भी बन गया पाकिस्तान, है ना? चलिए, तो तीसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अलग हो गया। म्यांमार हमारा दूसरा टुकड़ा था, और तीसरा पाकिस्तान था, जो कि सब भारत का था, अखंड भारत का था। क्या कर सकते हैं? चलिए, समय का खेल है, विधि का विधान है। 41 सवाल की बात करें, जूनागढ़ रियासत को भारत में किस आधार पर मिलाया गया? बताइए, जूनागढ़ रियासत को भारत में किस आधार पर मिलाया गया? बताएंगे, प्लीज कमेंट करेंगे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जनमत संग्रह करके। जनमत संग्रह करके, और ये करवाए कौन थे? सरदार पटेल ने करवाया था। याद रखिएगा, जूनागढ़ को भी। और जूनागढ़ मतलब गुजरात का एक रियासत था, याद रखिएगा, जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता था। उसे एकदम जनमत संग्रह किए और अपने कब्जे में ले लिए। सोचिए, कितने राज्य को बचा लिए हैं, कितना राज्य जो है अपना किस्मत फोड़ने जा रहा था। हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने जा रहा था, गुजरात का जो जूनागढ़ है वो मिलने, मतलब एक तरह से विनाश अपना करने जा रहा था। पाकिस्तान में जाता और नरक वाली जिंदगी जीता। आज इंडिया में है तो देखिए, खुश है हैदराबाद, खुश है गुजरात, खुश है मतलब जूनागढ़। क्या था? सोचिए, बच गया। धन्यवाद करना चाहिए हैदराबाद को, पूरा हैदराबाद को, कि मैं सच में पाकिस्तान में नहीं गया तो अभी कर्जे का जीवन बर्बाद होता। चलिए 42 की बात करते हैं। 42 क्या है कि जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया? बताइए, जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे जिन्होंने विलय पत्र पर शासन मतलब हस्ताक्षर किया था? बताइए। तो जम्मू कश्मीर के मतलब साइन किए थे, और कौन थे भाई, उनका नाम बता सकते हैं? प्लीज कमेंट करिए, बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक शासक, हिंदू शासक थे, हरि सिंह। ठीक है, कौन थे? राजा हरि सिंह थे। ये इन्हीं की भूमिका थे। ऑप्शन नंबर बी इनका सही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात क्या है कि ये जनता मुस्लिम थी। ठीक है, यहाँ पे जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा जो थे वो हरि सिंह थे, मतलब डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया था, मतलब आतंकवादी घुस गए थे। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरि सिंह नेहरू के पास आए, और पता क्या की, वहां पे सरदार पटेल भी थे, ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर लिया और बोला कि हम भारत का अंग हैं। तो यहाँ पे बच गए, अगर नहीं बोलते तो वहां पे दिक्कत हो जाती। चलिए, ये थोड़ा डिटेल जरूर था। अब ये देखिए, राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो कब किया, यह सवाल है। कब हस्ताक्षर किया? बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को किया? नहीं, 26 अक्टूबर 1947 को किए थे। कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को। और ये नेहरू थे उस समय, और पटेल दोनों के साथ बैठे थे, और हरि सिंह ने साइन किया था। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि ये पाकिस्तान इसमें जम्मू कश्मीर में कब्जा करेगा, आतंकवादी घुसा दिया था, इसलिए उनको लगा कि गड़बड़ हो जाएगी, तो भारत में मिल गया। चलिए 44 सवाल। 44 सवाल है कि आजादी के बाद भारत को राज्यों की किन चारों जो चार श्रेणियां हैं में बांटा गया? तो चार श्रेणियों में बांटा गया था। आजादी के बाद भारत को जो भारत का राज्य है उसे चार श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन में बताइए 44 का? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी में बांटा गया था। समझ गए? ए में बांटा गया था, जो कि ब्रिटिश की बात करता है। बी में प्रिंसेस की बात करता है।
सी में जो कम्युनिकेशनरी जो होते हैं उस पे बांटा गया था, मतलब कमीशनरी जिसे बोलते हैं। और डी में यूनियन में बांटा गया था, यूनियन टेरिटरी में। मतलब ए में तो राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, जिसमें 9 राज्य की बात करता है। बी में था कि भाई बी जो है आपका, इसमें था कि राज्य जहां देशी रियासत का शासक था, इसमें भी 9 थे, मतलब 9 थे। और सी में जो आता है वो बड़े जो शहर थे जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, जिसमें टोटल 10 थे जिस पे कब्जा किए थे, इसकी बात होती है। और आपका आ गया डी। डी जो कि इसमें क्या था कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की बात करता, उस समय एक था। क्लियर, यही बात थी। 4 भाग में बांटा गया था, 4 श्रेणी में बांटे गए थे। धीरे धीरे फिर आ जाएगा। अब जैसे इसी में सवाल देख लीजिए, पूछ दिया है कि श्रेणी ए, मतलब ए कैटेगरी की बात करता है, में किस प्रकार के राज्य रखे गए थे। तो किस प्रकार के राज्य रखे गए थे, तो हम बताएंगे ब्रिटिश प्रोविंस रखे गए थे। क्या रखे गए थे, प्रोविंस रखे गए थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस रखे गए थे कैटेगरी ए में। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसमें टोटल राज्य की अगर बात करें तो 9, ब्रिटिश वाले में भी। चलिए 46 की बात करें कि भाषा, जो भाषाई आधार है या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला आयोग कौन सा था। सबसे पहला जो कमीशन बना था, फर्स्ट कमीशन बना था, वो कौन सा था। वही राज्यों के गठन के लिए, उस समिति का नाम बताइए। बताएंगे, और भी भाषाई आधार पर। तो एसके धर कमेटी बना था। समझ गए, एसके धर कमेटी बना था। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये भी 46 का आंसर का जवाब सी। इसके बारे में थोड़ा अगर जानना चाहते हैं, ये आयोग 1948 में आया था, याद रखिएगा। और ये भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन का विरोध किया था। समझ गए, क्या किया था, विरोध किया था, ये बात है। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब भाषा के आधार पर आया था। विरोध करने का मतलब कि भाषा के आधार पर होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह का विरोध हुआ था। फिर एक आया था जेवीपी समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे पतावी सीतारमैया, पटाभी ऐसे बोलते हैं, पतावी यहाँ पे लिख दिया, पटाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों थे। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। मतलब भाषा के आधार पर जो विरोध हो रहा है, तो उसमें हुआ था कि नहीं, भाषा के आधार पर करेगा तो हमारा भारत तो बिखर जाएगा, है ना, ऐसा वैसे फलना चीना। तो नॉर्मल बात है, बिखर जाएगा। तो ये कमेटी सबसे पहले आ गया था, इसकी कमेटी। फिर उसके बाद जेवीपी, जिसमें जवाहर और सीतारमैया और आपका पटेल जी थे। चलिए, और भी कारण है, लेकिन बाद में भाषा के आधार पर नहीं हो जाएगा। चलिए, अब देखिए अब आ गए 47 सवाल। 47 सवाल क्या है कि एसके धर आयोग या एसके धर कमेटी बोलिए, का गठन कब किया गया था। तो ये 1948 में किया गया था। कब किया गया था, 1948 में किया गया था। ये क्लियर हो गया। भाषा के आधार पर जब आया था ना, तो विरोध करने के लिए कि भाषा के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह से उचित ही है ना, भाषा के आधार पर होता, लेकिन लास्ट में भाषा के आधार पर हुआ, लेकिन अच्छा ही हुआ। अब देखिए जेवीपी, जेवीपी, जे भी मतलब, जे मतलब जवाहरलाल, भी मतलब पट्टा ये हैं कौन, सीतारामैया हैं भाई, पट्टाभी सीतारामैया हैं। और पी से पटेल जी हैं, ऐसे याद रखिए। तो बताइए, समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे। तो अरे भाई, जे से जवाहर थे, ये थे, सरदार पटेल है, ये थे, पट्टाभी सीतारामैया ये थे, बी आर अम्बेडकर नहीं थे। बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी नहीं थे। चलिए 49 सवाल। 49 सवाल क्या है कि भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग के लिए 56 दिन की जो है भूख हड़ताल के बाद किसकी मृत्यु हो गई। बताइए, किसकी मृत्यु हो गई, बताइए। भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद किसकी मृत्यु हो गई, बता सकते हैं, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग जो 56 दिनों की भूख हड़ताल कर रहे थे, उस समय उनकी मृत्यु हो गई, श्री रामुलु की। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
और भी बातें करें और बताइए 49 का आंसर का जवाब आपके पास है तो है ऑप्शन बी। अब देखिए बात यहाँ है कि पेट्टुश्री रामूल नाम है इनका। रामूल नाम है, यहाँ पे रामू लू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी-कभी राम लू भी बोलते हैं। तो पटेल श्री रामलू ये भूख हड़ताल पे थे, 56 दिन के थे। भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई। और पता है 1 अक्टूबर 1953 में जो है क्या हुआ, मजबूर होकर तेलुगु भाषाई के आधार पर अलग राज्य बना, जो आंध्र प्रदेश के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका गठन हुआ था। इसी तरह धीरे-धीरे यानी पहला राज्य बनेगा, फिर दूसरा होगा, भाषा के आधार पर तो फिर बँटने लगा। चलिए आगे चलेंगे। 50 प्रश्न की बात करते हैं। 50 प्रश्न है भाषा आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? बता सकते हैं? तो आंध्र प्रदेश था। सही बात है, आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में इसकी भूमिका थी, जो कि तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश। समझ गए? ये क्लियर हो गया। ये भाषा के आधार पर हुआ था आंध्र प्रदेश का। चलिए, अब इसी में आपको ये बताना है कि 51 का कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कब किया गया? तो भाषाई आधार पर कब किया गया? ये सवाल आपसे पूछे और आप गलत बताएं, ये हो नहीं सकता। 1 अक्टूबर 1953 1953 1953 समझ गए? 1953 1953 बी आंसर आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। तेलुगु भाषा में हुआ था आंध्र प्रदेश का, ये भी ध्यान रखिएगा। भाषा पूछे तेलुगु। अगर मान लीजिए 52 का फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जो अली आयोग है उसका गठन हुआ कब हुआ? 52 में। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 1953 में ही हुआ। ये हम जानते हैं, क्योंकि ये जो 1950 जो इम्पोर्टेंट है 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य मांग करते समय जो है चार भूख हड़ताल में मर गए थे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि फजल अली आयोग भी जो है, इसमें भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन की बात करें तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे 1953 दिए हुए हैं, तो आंसर 1953 सही है। चलिए ये भी बात सही है। और भी जानकारी दें तो आगे जानकारी अगर दें तो बहुत है। 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में पारित हुआ था ये। और इसके बाद जो है एबीसीडी को रद्द कर दिया गया था, जो कि 4 खंड में बाँटा गया था, 4 रियासत में बाँटा गया था, है ना? तो ये खत्म हो गया था, ये हम जानते हैं। इन्हीं के समय हुआ था, फज़ल अली आयोग के गठन के समय ही हुआ था। चलिए इसके बारे में भी आप जानते हैं कि फज़ल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? रिपोर्ट कब पेश किया था? रिपोर्ट कब दिए थे? बता दीजिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, तो हम जानते हैं 1956 में देंगे और कब देंगे, है ना? 53 का आंसर करवा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी 1956 में, क्योंकि 1956 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था बता दीजिए। तो 7वां संविधान संशोधन आया था, जो कि 1956 में, और ये पारित उसी समय हुआ था। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए 54 की बात करते हैं। 54 है कि राज्य पुनर्गठन के लिए 7वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो 1956 में ही हुआ था, 1956 में ही हुआ था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। 54 का बी आंसर आपका सही है। चलिए 55वां प्रश्न की बात करते हैं। 55वां प्रश्न है 1956 में भाषाई आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? बताइए 1956 में भाषा आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। तो हम बताएंगे 55 में ए आंसर आपका होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। आगे चलेंगे 56 की बात करें। 56 है कि पिपस पिपसू बोलते हैं इसे। आप ऐसे पीएसयू बोलिए। मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पी से पटियाला, ई से ईस्ट, मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, एस से स्टेट, यू से यूनियन का पुनर्गठन जो है किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? बताइए किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था पुनर्गठन भाई? बताएंगे? प्लीज कमेंट करेंगे। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का हुआ था पुनर्गठन। तो किस आयोग के तहत हुआ था? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे। तो ये हुआ था हमारा शाह आयोग का जो है आया था, उन्हीं के सिफारिश पे हुआ था शाह आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो आंसर देंगे 56 का वो सही देंगे। चलिए
थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करूँगा। 57 57 है पंजाब पुनर्गठन किस समय भाषाई आधार पर हरियाणा किस भाषा के लिए बना? बताइए हरियाणा किस भाषा के लिए बना? पंजाबी, उर्दू या क्या? किस भाषा में? मैं जानना चाहता हूँ आपके मुख से, आपके कमेंट से। तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी के भाषा के रूप में जाना गया हरियाणा। सोचिए हिंदी चलता है हरियाणा में। हरियाणवी ऐसे ही है लेकिन हिंदी के रूप में है। ठीक है? पता है पटियाला पंजाब स्टेट यूनियन के तहत पता है 4 भाग में टूटा है। हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिंदी भाषा के रूप में हरियाणा, मतलब हिमालय जो भाषा है वो हिमाचल प्रदेश और हिंदी भाषा हरियाणा, ऐसे टूटा है, समझे? और भी हैं जैसे पंजाब, पंजाब जो है पंजाबी भाषा, यूटी में मतलब यूटी एक भाषा है, समझे? जो कि चंडीगढ़ कौन-सा भाषा है भाई यूटी? 4 भाग में हिमालय चलिए उसको तो हम बाद में बताएँगे, नहीं तो लंबा चला जाएगा। पंजाबी पंजाब, जैसे देखें हिंदी हरियाणवी, हरियाणा और चलिए 58 सवाल क्या है कि पंजाब के पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके कौन-सा राज्य बनाया गया? बताइए पंजाब के पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके कौन-सा राज्य बना? ये आपसे सवाल है। तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश बनाया गया, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए 59 सवाल की बात करें, 59 सवाल है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है क्या विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है कि नहीं? अब बताइए 59 के आंसर का जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं तभी विशेष प्रक्रिया अपनाई जा सकती है अन्यथा नहीं। याद रखिएगा 368 मतलब राष्ट्रपति का साइन होना आवश्यक है। चलिए ये हो गए। 60वें प्रश्न की बात करते हैं। 60वां प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य आधार क्या है? बताइए भारत और पाकिस्तान का मुख्य विभाजन का आधार अगर पूछे तो हम जानते हैं भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो मुस्लिम की जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ये बात सत्य है। याद रखिएगा आजादी कब हुई, बंटवारा कब हुआ, आप बता सकते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध कितने बार हुए, ये भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 61 सवाल की बात करते हैं और समझते हुए चलते हैं कि वर्तमान जो 2026 की बात करते हैं में भारत में कुल कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो हम जानते हैं अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हम जानते हैं, है ना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे 62 सवाल की बात करेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है? और ऐसे तो आप जानते ही होंगे कि शुरू में 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में फिर क्या हुआ कि 29 राज्य बन गए, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। फिर क्या हुआ कि 28 राज्य बने थे। फिर इसके बाद जो जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है, इ इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बाँटा गया। बाद में फिर 9 हो गए थे। फिर उसके बाद हट के फिर हुआ 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मतलब फिर बनाया गया। तो इसका पूरा डिटेल तो हम डिटेल में बताएँगे। अभी बस इतना ही जानिए। 62 सवाल क्या है कि किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है आपस में विलय कर दिया गया, मतलब कौन-सा ऐसा 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसे एक साथ मिला दिया गया। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख ये सब के बारे में सुने होंगे। हम सबसे बड़ी बात दादरा नगर हवेली, दमन-दीव को जो 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना? जो कि एक कर दिया गया, दादरा नगर हवेली, जो कि वर्तमान में फिर 28 हो गए, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए दादर नगर हवेली एवं दमन-दीव। देखिए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को अलग कर दिया गया, उस समय साथ में थे, अलग हो गए, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे 62 का, वो सही लगाएँगे। समझ गए? याद रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ और भी सवाल की बात करूँ 63 की बात करूँ तो सुनिए। 63 क्या है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया? तो जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे किन 2 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उसमें बाँटा गया है? बता सकते हैं 63 का जवाब ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हम जानते हैं, ये 2 को अलग किया मतलब अलग हुआ और 2 मिल गए। चलिएगा 64 सवाल किसी नए राज्य के गठन पर संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? बता सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करेंगे। चलिए, बात करते हैं 61 सवाल की बात करते हैं। वर्तमान में 2026 में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हम जान गए थे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हम जान गए। आगे चलते हैं 62 की बात करते हैं। 62 क्या है? 62 है कि किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय कर दिया गया था? तो ये भी हम जानते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को नहीं, यहाँ दादर और नगर हवेली और दमन-दीव को कर दिया गया था। ये बात तो हम समझते हैं। चलिए ये भी बात हो गई 63 की बात करें।
63 क्या है? ये सवाल को समझिए कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे किन 2 केंद्रशासित प्रदेश में बाँटा गया? तो हम जानते हैं जम्मू और कश्मीर में बाँटा गया, नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाँटा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 63वां प्रश्न का सी आंसर सही है। जो भी सी लगाए हैं, वो सही ही लगाएँगे। ठीक है? 62 का भी सी और 63 का भी सी। चलिए 64 सवाल की अगर हम बात करें कि किसी नए राज्य के गठन पर संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, मतलब शेड्यूल में परिवर्तन होता है, बताएंगे। तो हम बताएंगे कि किसी नए राज्य का अगर गठन हो रहा है और अनुसूची में परिवर्तन हो रहा है, तो वो अनुसूची 1 होना चाहिए, कि 2 होना चाहिए, कि 3 होना चाहिए, कि 4 होना चाहिए। प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम अगर बात करूं 64 का सवाल का जवाब करें, तो हम ए बताएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 1 अनुसूची में एक अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा अगर किसी नए राज्य का गठन की बात की जाएगी। ये बात तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते ही होंगे, अवश्य मानेंगे, है कि नहीं? चलिए, अगर और भी बातें करें, तो चलिए और भी बातें करते हैं, समझते हैं। चलिए 65 सवाल की बात करें। 65 सवाल है कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्र नगर का विलय जो है भारत के किस राज्य में किया गया था? बताइए। फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे, फ्रांसीसी जो लोग थे, वहां पे चंद्रनगर में इनका कब्जा था। बाद में वो भारत में विलय कर दिया गया चंद्रनगर को। तो ये किस राज्य में थे भाई चंद्रनगर? अब बता सकते हैं तो हम अच्छे से बताएंगे, लेकिन आप भी बताइए। 65 का बी आंसर पश्चिम बंगाल में थे चंद्रनगर, इसे मिला दिया गया। चलिए 66 की बात करें, नेफा की बात करेंगे। 66 सवाल क्या है? नेफा। नेफा क्या है? तो नेफा का पूर्ण रूप क्या है? तो नेफा का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो आपको बता देना चाहिए। ऐसे मैं तो बता दूंगा, लेकिन इसको बताइए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है ना? तो क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही है, मतलब नेफा का फुल फॉर्म है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो 66 का आंसर का जवाब हो गया, बताएंगे, ए हो गया। अब चलिए 67 की बात करेंगे। 67 क्या है कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास ऐसी क्या शक्ति है जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास नहीं है? मतलब दिल्ली जो हमारा है, पुडुचेरी जो हमारा है, और जम्मू कश्मीर तो हमारा है ही। इसके पास जो खास एक स्पेशल शक्ति दी गई है। क्या दी गई है शक्ति भाई? जो केंद्र शासित प्रदेशों के पास नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं है, जो कि इन तीनों के पास है। तो इसमें क्या अपना विधानसभा बनाने की बात कही गई है? बताइए। तो हम बताएंगे कि हाँ, अवश्य इनके पास अपनी विधानसभा है भाई, है ना? अपना विधानसभा है, असेंबली है। चलिए, अगर बात करें 68 का, 68 सवाल क्या है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना क्या है जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं है? मतलब यहाँ तक कि पुडुचेरी में भी नहीं है। बताएंगे। तो इसमें अपना हाई कोर्ट, इसका अपना उच्च न्यायालय है। समझ गए? 68 का आंसर का जवाब ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। इन दोनों के पास अपना उच्च न्यायालय है, लेकिन पुडुचेरी के पास नहीं है। चलिए, ये भी क्लियर हो गए। 69 की बात करें, 69 है कि भाषा आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करने वाली समिति कौन सी थी? तो भाषा आधार पर जो केंद्र राज्य का जो गठन हुआ था, उसका विरोध करने वाली समिति कौन सी थी? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि वो पहला, अगर पूछे तो एस के धर कमेटी बताएंगे। किसके बताएंगे? एस के धर कमेटी बताएंगे, जो कि पहला था भाषा के आधार पर जो गठन किया गया था, मतलब विरोध करने वाला। तो इसके धर, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे जेबीपी समिति, मतलब ए और बी दोनों होंगे, ये भी मान लीजिए। लेकिन पहला अगर पूछता तो ये होंगे, सेकंड पूछे ये, अगर दोनों पूछ रहा है तो इसमें क्या होता है कि भाषा आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करने वाली समिति कौन सी है? तो इसमें हमको दोनों लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहला दूसरा नहीं बोल रहा है, तो ए और बी दोनों था। ये तो अलग है, ये नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। फैजल अली का तो हम सुने ही हैं, बहुत फेमस है फैजल अली। आयोग बना था भाई, है ना, जिसके अनुसार ये पारित हुआ था। चलिए, तो इसका आंसर का जवाब तो आप दे चुके। आगे बढ़ें? बढ़े ना? बढ़ता हूँ। चलिए, 70 प्रश्न की बात करते हैं। 70 प्रश्न क्या है? स्मरणीय तथ्य के अनुसार, मतलब इसमें जो आपका बुक है उसमें दिया हुआ है एक तरफ से कि जो याद करने लायक, जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं, उसकी बात करते हैं। मतलब की फैक्ट कहिए इसे। स्मरणीय मतलब की फैक्ट। उसके अनुसार है कि भारत का 26वां राज्य कौन सा था? बताइए। बताएंगे कौन सा था 26वां राज्य? तो 26वां राज्य अगर बात करें हम लोग, तो हमारे दिमाग में तो एक ही बात आती है। वो बात कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ हमारा 26वां राज्य है भाई, है ना? 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। और इसका कब हुआ था छत्तीसगढ़ का? बता सकते हैं? प्लीज कमेंट करिएगा। 2000 में हुआ था। कितने नवंबर को हुआ था? चलिए 71 सवाल कि 1953 में गठित फजल अली आयोग के कितने सदस्य थे? बताइए। 1953 में 1953 में फैजल अली आयोग आया था,
उसमें कितने सदस्य थे, मतलब कितने मेंबर थे? ये तो बता सकते हैं आप, बता दीजिए। अगर आपसे पूछेगा तो 3 ही बताना है, 3 थे, कौन-कौन थे? प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम जानना चाहते हैं, है ना? बताइए। आगे भी चलिए, 72 सवाल की अगर बात करते हैं, 72 है कि भाषाई आधार पर 72 क्या है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठनों को कानूनी मान्यता किस आयोग ने दी? बताइएगा, भाषा आधार पर राज्यों के गठनों को कानूनी मान्यता किस आयोग ने दी थी? कानूनी मान्यता दी थी। हाँ, बता सकते हैं। तो कानूनी रूप से अगर मान्यता की बात करें और वो भी 72 सवाल की बात करें तो फैज़ल अली आयोग ने दिया था। यही न इसी ने दिया था, इसी आधार पर तो बने थे और आप जानते भी हैं। अब देखिए 73 सवाल की बात करते हैं। 73 सवाल है कि पीएसयू मतलब ये इसके बारे में तो हम पूरा जानते हैं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है? अब बताइए कि विभाजन के समय जो हिमालय है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है? याद रखिए, हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया। अगर बात लीजिए 74 की बात करें, 74 के हिसाब से मतलब पटियाला एंड क्या नाम है? ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के विभाजन जो हुआ था, किस आधार पर किया गया था? तो भाषा और भूगोल के आधार पर किया गया था कि धर्म के आधार पर किया गया था, किस पे किया गया था? तो हम बताएँगे भाषा और भूगोल के आधार पर बाँटा गया था। ठीक है? ये मानते हैं। 75 सवाल क्या है कि 35वां संविधान संशोधन जो 1974 किससे संबंधित है? मतलब किससे संबंधित है? बता सकते हैं। तो 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में, ये सिक्किम का सह राज्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है? सह राज्य के रूप में। राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। याद रखना है। 22वें राज्य का, ये भी ध्यान रखना है। चलिए 70 बात करें 76 की। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग सबसे पहले कहाँ से उठी? तो कहाँ से उठेगा? तेलुगु भाषा के रूप में दक्षिण भारत से उठा जो कि आंध्र प्रदेश था। ये हम जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 77 की बात करें। 77 क्या है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह किस राजवंश के शासक थे? तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह किस राजवंश के शासक थे? आप बता सकते हैं। तो हम बताएँगे कि 77 का ए आंसर होगा, डोगरा शासक थे। डोगरा शासक उस समय थे, लेकिन मुस्लिम लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते थे। चलिए, अब बात करते हैं 78 का आंसर का जवाब दीजिए कि अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को किसके तहत नहीं माना जाएगा? किसके तहत नहीं माना जाएगा? तो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 79 का जवाब दीजिए। 79 है कि जूनागढ़ को भारत में मिलाने के लिए क्या कराया गया था? तो जूनागढ़ को भारत में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है? जनमत संग्रह करवाया गया था। जनमत संग्रह से जूनागढ़ को कब्जे में किया गया था। चलिए 80 प्रश्न की बात करते हैं। 80 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 80 प्रश्न है, रियासती विभागों के सचिव कौन थे जिन्होंने पटेल के साथ मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ काम किया था? बताइए। तो वो थे पट्टाभी सिद्धारमैया। क्या ये बात सत्य है? बताएँगे। रियासती जो विभाग थे उसमें 3 व्यक्ति का नाम आता है। बताएँगे कौन-कौन? तो आगे तो सरदार पटेल एक आ गए और बताइए। 3 थे उनमें, तो हम जानते हैं नहीं, बीपी मेनन का नाम आता है। किनका नाम आता है? बीपी मेनन। यहाँ तक हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन भी आता है, याद रखना है। लेकिन रियासत विभाग के हिसाब से हमारे भारत के रूप में अगर देखा जाए कि देखिए ये तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का है नहीं, तो हम इसको मानेंगे नहीं। तो जिनका हिंदी में नाम हमारा दिखे, तो सरदार पटेल और बीपी मेनन, ये दोनों मिलकर किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पट्टाभी सिद्धारमैया की क्या भूमिका था? प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि इनका भी भूमिका थी, लेकिन इसमें भूमिका नहीं थी। बताइएगा। चलिए 81 पढ़ चुके हैं उनके बारे में। 81 का सवाल की बात करते हैं तो भारत में जो है किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? मतलब देखिए सिटीज़नशिप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा चैप्टर अब चालू हो गया है। पहला, दूसरा सिटीज़नशिप जो कि कहाँ से है? 81 से। टोटल जानते हैं 2000 का क्वेश्चन का सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। तो जहाँ तक अभी होगा वहाँ तक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएँगे, क्योंकि जानते हैं 2 दिन 3 दिन से वीडियो मैं नहीं लाया, हम जानते हैं पीडीएफ बनाने में थे। लेकिन अब जो आ रहा है वो लगातार आएगा, आपका एक सीरीज़ चलेगा, जहाँ तक हो सकता है हम आज करेंगे। 2 घंटे का जाए वीडियो या 1 घंटे का जाए या 4 घंटे का, लेकिन आज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, डेली आपको 2000 एमसीक्यू करना है और खत्म करना है। 2000 तो डेली नहीं हो पाएँगे, लेकिन जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है जी? बता दीजिए। तो हम बताएँगे, एक हरी नागरिकता का मतलब सिंगल सिटीज़नशिप का बात करता है। ये बात तो मानते हैं? मानते ही हैं। चलिए ये भी हो गए। अगर मान लीजिए 82 सवाल की बात करें,
82 सवाल क्या है कि भारत, जो भारत हमारा है, भारतीय संविधान है, में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत का संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसमें नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन हम किसी देश से लिए हैं, किससे? तो ब्रिटेन से लेंगे और किससे लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे नागरिकता। वही कब्जा करके गया तो उसी का ले लिए। चलिए 83 की बात करते हैं। नागरिकता पर सबसे पहला विवरण किसने दिया था? तो नागरिकता पर सबसे पहला विवरण किसने दिया? बता दीजिए तो। प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम बताएँगे अरस्तू ने ही दिया था। समझ गए? फिलोसोफर थे कौन? अरस्तू जी, वही दिए थे। अरस्तू का नाम बहुत आता है ना? चलिए 84 सवाल आपके स्क्रीन पर। 84 सवाल क्या है? 34 है कि भारत का नागरिकता अधिनियम किस वर्ष के कानून पर आधारित है? तो भारत का नागरिकता अधिनियम जो है किस वर्ष के कानून पर आधारित है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो बता सकते हैं। बताइए, क्योंकि नलिन अकाडमी सिर्फ आपका सुनता है, आपका सुनेगा, आपका ही सुनता रहेगा, है ना? मतलब आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो नलिन अकाडमी नहीं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो बताइए भारत का नागरिकता अधिनियम जो है किस वर्ष के कानून पर आधारित है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 1955। ठीक है 1955। अब इसी तरह 85 का सवाल का जवाब दीजिए। 85 है नागरिकता कानून में पहला मतलब पहली बार संविधान जो संशोधन हुए थे कब किया गया था? बताइए, मतलब नागरिकता कानून में पहली बार संशोधन हुआ, बताइए कब किया गया था संशोधन? 85 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 1986 में हुआ था संशोधन, 1986 में, वो भी नागरिकता में हुआ था, सिटीजनशिप में, है ना? चलिए 86 की बात करें। 86 सवाल है कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां है, मतलब कितनी मेथड है या कितना मेथड है? बताइए। तो हम बताएंगे 4 मेथड होते हैं। क्या ये सत्य है? हम सही बता रहे हैं? बताइए आप। तो नहीं, 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। ये भी बात मान लीजिए। अब 5 होते हैं तो आप बता सकते हैं कौन-कौन होते हैं? प्लीज बताइए। 5 कौन-कौन होते हैं? प्लीज कमेंट करेंगे। हमें तो पता ही नहीं है, आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। याद रखिए जन्म के आधार पर 1986 में ये जो कानून बने थे, याद रखिए। नागरिकता प्राप्त करने के 5 जो हैं, ये हम जानते हैं। अब 5 में बहुत सारे कानून हैं, हम जानते हैं, इसमें क्या कोई शक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसे बाद में बता दूँगा। चयन के आधार पर हुआ, वंश के आधार पर हुआ, पंजीकरण के आधार पर हुआ, मतलब देशीकरण के रूप में हुआ, अर्जित भूमि के रूप में हुआ, ये सब बहुत सारे कारण हैं, 5 हैं। चलिए, आगे चलेंगे 87 की बात करते हैं। 87 सवाल क्या है कि वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान जो है किस वर्ष के संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया? बताइए, किस संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया? बताइए। वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान जो है किस वर्ष के संशोधन पर स्पष्ट किया गया? बता दीजिए। तो हम जानना चाहते हैं, बताइए। तो हम कहेंगे 87 की बात करेंगे तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी 1992 के तहत, ये हम जानते हैं, है ना? मतलब वंश के आधार पर 1992 में ये जो है शुरू हुआ था नागरिकता। अब चलिए 88वां सवाल देखिए। 88 सवाल क्या है कि अनुच्छेद, और ऊपर की ओर कर देता हूँ कि 88 मतलब सवाल है कि अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता किसे दी गई? तो अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता किसे दी गई थी पता है? तो संविधान का जो प्रारंभ हुआ था, इसमें पता है नागरिकता जो दिया गया था, ये संविधान बना जब बनना था, ये सब जो प्रक्रिया हुई थी, वो था कि जो उस समय जो थी, जिस समय का ये बात कही गई है, जब नागरिकता की शुरुआत हुई थी 1950 नियम जो आए थे उसके आधार पर अगर हम देखें, तो उस आधार पे हम अगर देखते हैं तो भारत के अंदर जो रह रहे हैं उनके लिए था। ठीक है? तो भारत के अंदर रह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि संविधान प्रारंभ होने के समय भारत में मौजूद लोग थे, उन्हीं को सिटीज़नशिप दिया गया था और ये आर्टिकल 50 मतलब सॉरी आर्टिकल 5 में कहा गया है, सॉरी 15 आर्टिकल 5 में कहा गया अनुच्छेद 5 में। कभी क चलिए 88 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपको समझते हुए चलना है। अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता किसे दी गई है? अनुच्छेद 5 के अनुसार। तो अनुच्छेद 5 के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, वो सही जवाब है, क्योंकि संविधान प्रारंभ होने के समय भारत में जो मौजूद लोग थे, उनको दिया गया था आर्टिकल 5 के अनुसार सिटीजनशिप। 89 का बात करते हैं। 89 सवाल की बात करें, 89 को समझिए। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के लिए परमिट रूल कब लागू हुआ? तो परमिट रूल की बात करते हैं, कब लागू हुआ भाई? 89 का सवाल का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर का जवाब है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 में ये बात कही गई थी, ये बात मान लीजिए।
मतलब कि जो परमिट रूल लागू हुआ था ना, वो भी आर्टिकल 6 के तहत 19 जुलाई 1948 में, और ये पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता था, याद रखिएगा, ये मान लीजिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बनते हैं 90 प्रश्न की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? बताइए, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 9 में कही गई है। 9 में कही गई है। मतलब कि अगर विदेश की नागरिकता लेना है, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये आर्टिकल 9 की बात है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। 91 की बात करें, 91 की बात करें, नागरिकता जो संबंधी कानून बने थे या बनाने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को दी गई है? मतलब सिटीजनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उस पे जो कानून बना है, रूल बना है, उसको निभाने के लिए किस मंत्रालय की स्थापना की गई थी? बता सकते हैं? तो बताइए। तो हम जानते हैं, क्या बता दीजिएगा? बी आंसर है, गृह मंत्रालय को दिया गया है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को दिया गया है, ये हम जानते हैं। तो ये तो बात सब जानते हैं, है ना? तो ये बात तो आप भी जानते होंगे कि किससे दिया गया। चलिए, आगे चलेंगे, 92 सवाल की बात करते हैं। 92 क्या है, हमें जानना है और समझना भी है कि अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता पर जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो कानून जो है नागरिकता, ठीक है? नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? बताइए। तो ये पार्लियामेंट के पास ही होगा ना जी। अगर आर्टिकल 1 में देखिए कि नागरिकता संबंधी कानून अगर संसद बनाती है, तो यह ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय को है, ये हम जान गए। लेकिन किसको है? पार्लियामेंट को है। यही सवाल तो था। चलिए 93 सवाल की बात करते हैं। 93 क्या है? तो 93 सवाल ये है कि जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम जो है, नियम में 1986 में क्या बदलाव किया गया? बताइए, जन्म के आधार पर अगर बात करें तो बताएँगे। 93 का आंसर भिजवा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। समझ गए? माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तभी। चलिए 94 का बात करते हैं। 94 है, शिखर धवन का बच्चा या सानिया मिर्ज़ा का बच्चा, नागरिकता जो है किस श्रेणी के उदाहरण हो सकते हैं? जैसे शिखर धवन का तो अब तो बेचारा का अलग हो गए, सानिया मिर्ज़ा भी अलग हो गईं। लेकिन अगर मान लीजिए उनका बच्चा जो है अब विदेश की औरत थी, तो आप बताइए उनका क्या होगा? सानिया मिर्ज़ा भारत से पाकिस्तान गई थी, उनका नागरिकता तो किस श्रेणी का उदाहरण है? वंश के आधार पर होगा, जन्म के आधार पर होगा, या पंजीकरण के आधार पर होगा, या देशीकरण के आधार पर होगा? बता दीजिए। तो इसका बहुत सिंपल जवाब आप जानते हैं, वंश के आधार पर ही होगा ना जी। क्या ये बात तो सत्य है कि नहीं है? है, एकदम होगा। चलिए 95 के हिसाब से देखते हैं। 95 है, नागरिकता समाप्त करने की कितनी विधियाँ हैं? तो नागरिकता समाप्त करने की कितनी विधियाँ हैं सर? बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 3 है। तो नागरिकता समाप्त करने की विधियाँ जो है आप जानते हैं 3। अब 3 है, कौन-कौन है? बताइए, कमेंट कीजिएगा। अब चलिए 96 सवाल आ चुके हैं। 96 सवाल है कि कौन-सी सुविधा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, गैर नागरिकों को नहीं? मतलब ऐसी कौन-सी सुविधा है जो कि केवल नागरिक, हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनको मिलेंगे और बाहरी नागरिक को नहीं मिलेंगे? तो वो है पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड सिर्फ़ हमारे नागरिकता है, हमारे भारत के नागरिक को मिलता है। ये पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में नागरिकता के लिए। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ था। ये तो हो गया। अब बताइए 97 सवाल। 97 सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि क्या होगा। तो अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है, बता दीजिए? आर्टिकल जो 8 है किससे संबंधित है? तो ये विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर जो नागरिकता समाप्त ना हो, उसकी बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 का। तो आर्टिकल में तो हमें ये जानेंगे, विदेश भ्रमण करना है, घूमना है तो जाइए। एवं नौकरी करने पर भारत की जो नागरिकता है समाप्त नहीं होगी। ये मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी, तो समाप्त नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, जाइए। घूम-घाम के आइए। अगर मान लीजिए 98 सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाए और पूछे कि वह कौन-सा अनुच्छेद है जो कहता है कि अपनी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। मतलब आप जो हैं, आपको भाई नागरिकता रहेगा भारत में, बस आप आतंकवादी सब वाला काम मत किया कीजिए। आप कोई देश के खिलाफ मत किसी देश में न्यूज़ फैलाइए। नहीं तो भाई नागरिकता तो जाएगी, जान भी जाएगी, बात ये है। तो आप बताइए इसके लिए कौन किस आर्टिकल में कहा गया है? किसमें चर्चा की गई है? तो चर्चा यही किया गया है कि भाई ऑप्शन नंबर बी, मतलब अनुच्छेद 10 में कही गई है कि भाई तब तक आपकी नागरिकता रहेगी जब तक आप देश के हित में काम करिएगा। जैसे ही देश के विरुद्ध जाइएगा, तो आपका अंत और देश के बाहर या टिकट कट जाएगा। है ना? तो सोचिए भी मत। ऐसे मुद्दे बहुत सारे आए थे तो पकड़ाए थे।
चलिए 99 सवाल क्या है कि फ्रांसीसी उपनिवेश की बात करें, चंद्रनगर का विलय जो है किस राज्य में हुआ? पिछला इमेज के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है कुछ-कुछ। तो हम बताएँगे पश्चिम बंगाल, ठीक है? मतलब पिछला पेज के हिसाब से है। अब 100वाँ प्रश्न क्या है? तो 100वाँ प्रश्न है कि नेफा, नेफा का अर्थ क्या है? ये हम पढ़ चुके थे। नेफा का बताइए? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये सब 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे रिपीट करूँगा क्योंकि आपको आसानी से याद हो। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए और चलिए 100 क्वेश्चन और देखते हैं और नेक्स्ट तैयारी करते हैं।